धन्यवाद सर। माननीय अध्यक्ष जी, आपके बहुत बहुत धन्यवाद कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर आपने मुझे अपने विचारों को रखने का अवसर दिया। मैं अपने संसदीय क्षेत्र मालदा उत्तर की जनता की ओर से भी आपको धन्यवाद आभार प्रकट करता हूं। महोदय, इस अभिभाषण में विश्वप्रिय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दोबारा बनी सरकार की उपलब्धियों का विवरण दिया गया है। इस अवसर पर मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उन विचारों की और अवगत कराना चाहता हूं जिसमें उन्होंने अपने आप को प्रधान सेवक के रूप में प्रस्तुत करते हुए विकास की नई अवधारणा शुरू की। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अंत्योदय को राजनैतिक दर्शन का मूल मंत्र माना है और उन्होंने प्रमुख फैसले लेते समय हमेशा वंचित, गरीब, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित मजदूर और किसानों का ध्यान रखा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और किसान सम्मान निधि योजना, जिसके माध्यम से गरीब और वंचित वर्ग की महिलाओं और अन्नदाता किसानों की वरदान मिला है। महोदय, 26 नवंबर 2019 को संविधान के 70 वर्ष पूरे हुए और इस दिन देश के 12 करोड़ लोगों ने संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का संकल्प लिया। इसी क्रम में देश की संसद ने धारा 370 और 35A हटाने का विधेयक 2/3 बहुमत से पारित किया। इस कार्य से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ, जिसके लिए माननीय मोदी जी को कोटिशों धन्यवाद। ये देश में आजादी के बाद सबसे बड़ा ऐतिहासिक निर्णय था, जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने पहले ही संकेत दे दिया था कि हम समस्याओं को स्थायी समाधान करते चाहते हैं और पूर्ववर्ती सरकारों की तरह मामले को लटकाना नहीं चाहते। ये बातें जीएसटी हो या गरीबों का आरक्षण हो, रेप जैसे अपराधियों में फांसी का फैसला हो में परिलक्षित होती हैं। महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी का सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास का नारा उनके नेतृत्व में किए गए कार्यों से स्पष्ट होता दिख रहा है। आयुष्मान भारत की योजना में से देश के 50 करोड़ लोगों का फायदा होगा और इसके प्रशंसा विश्व की सबसे प्रतिष्ठित पत्रिका लासेंट में किया गया है। किसानों के लिए योजनाएं जो लागू की गई, उसका मूल मंत्र ही है अन्नदाता सुखी भवो। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आगामी वर्षों में 25 लाख करोड़ खर्च करने का निर्णय सरकार की इस प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मगर बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आयुष्मान भारत और किसान सम्मान निधि योजना पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार द्वारा लागू नहीं की गया है। भारत ने सदैव वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा में विश्वास बनाए रखा है और बाबा साहब का संविधान इसकी आत्मा है। इसी सिद्धांत पर कार्य करते हुए नागरिकता संशोधन कानून संसद के दोनों सदनों में द्वारा पारित किया गया। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक के अधिकारों के प्रति हम कितने सजग हैं, इसका पता इससे लगता है। महोदय, विभाजन के समय परिस्थितियों को देखते हुए स्वयं महात्मा गांधी ने कहा था कि हिंदुओं और सिखों को इस बात को स्वतंत्र में होनी चाहिए कि ये भारत आ सके। तत्कालीन सरकारों ने भी इस महत्व की समझा और समय समय पर इसे आगे बढ़ाया। बापू इस बातों को समर्थक थे कि पाकिस्तान से आने वाले अल्पसंख्यकों को सुविधाएं उपलब्ध कराना भारत का कर्तव्य है। इसी भावना को ध्यान में रखते हुए संसद द्वारा नागरिकता संशोधन कानून पारित किया, जो इसे लोगों को नागरिकता प्रदान करेगा जो संशय की स्थिति में थे। ये कानून नागरिकता प्रदान करने के साथ ही सम्मानपूर्वक जीने और राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल होने का अवसर प्रदान करता है। ये कानून किसी भी व्यक्ति का नागरिकता पर कोई प्रहार नहीं, जैसे कि इस बारे में विपक्षी दलों द्वारा
भ्रम फैलाया जा रहा है। जो मुस्लिम भाई भारत में रह रहे हैं उनकी नागरिकता से इस कानून का कोई सरोकार नहीं है, पर विपक्षी दलों द्वारा दुष्प्रचार की जा रहा है तथा बंगाल में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा तो विधानसभा चुनाव की देखते हुए इसे टूल की तरह इस्तेमाल कर दी जा रहा है। महोदय, पश्चिम बंगाल में माननीय मोदी जी के व्यापक समर्थन को देखते हुए राजनीतिक दल जो मुकाबला करने का स्थिति में नहीं है तथा एक दूसरे को पारंपरिक विरोधी रहे, जैसे सीपीआईएम कांग्रेस ने तृणमूल कांग्रेस के साथ मिलकर इस समय भाजपा के विरोध मिलकर मोर्चा खोल दिया है। वास्तविकता ये है कि नागरिकता संशोधन कानून से बंगाल के उद्वास्तु शरणार्थी लोगों को नागरिकता प्राप्त होगी और ये सम्मानपूर्वक जीने का हक प्राप्त करेगी। थोड़ा सा मैं आदिवासी के बारे में कुछ बोलना है सर, थोड़ा इसलिए अंतिम पॉइंट है सर, थोड़ा सा बोलना है इसमें। भारतीय जनता पार्टी की ओर से जारी मैनिफेस्टो में आदिवासी के 70 वर्ष बाद आदिवासी के कल्याण और उत्थान की बात की गई थी। महोदय, प्रधानमंत्री मोदी जी के हम आभारी हैं जिन्होंने इस कार्य को कर दिखाया। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को आदिवासी समाज की ओर से कटिश धन्यवाद। महोदय, मैं आदिवासी समाज से आता हूं। आजादी के बाद पहली बार हमें सम्मान और स्वाभिमान से जीने लायक बनाया है। मैं कुछ कदम के बारे में बोल रहा हूं यहाँ पे। सरकार आदिवासी समाज द्वारा उनके उत्पादों का उचित मूल्य दिलाने के लिए ट्राइबल मार्केटिंग कोऑपरेटिव फेडरेशन की स्थापना की गई। गणतंत्र दिवस के दिन उचित दाम हक से मांग एक झांकी भी निकाला गई। सरकार द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में खनिज उत्पादों की 10% रॉयल्टी विकास में खर्च की जा रही है। एकलव्य विद्यालय की स्थापना 50% से अधिक आदिवासी बहुल क्षेत्र में है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने संताली भाषा के विकास और आदिवासी संस्कृति को संरक्षित करने की घोषणा भी रांची में की है। आदिवासी सेनानियों के सम्मान में देश भर में संग्रहालय बन रहे हैं। इसमें पहला आइकॉनिक ट्राइबल म्यूजियम रांची में बनेगा। महोदय, ये आदिवासी समाज के गौरव की बात है। महोदय, अब तक किसी भी सरकार में इस समाज के उत्थान हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को आभार, धन्यवाद। संसद में पुनः सीटों का आरक्षण 10 साल बढ़ाने के लिए हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हम माननीय वित्त मंत्री जी को भी धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इस बजट में आदिवासी कल्याण के लिए 53,700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। महोदय, मैं इस बात के लिए भी आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि आजादी के बाद पहली बार देश में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स की स्थापना की गई। देश की समक्ष रक्षा चुनौतियों के लिए उठाया गया ये ऐतिहासिक कदम है और हम किसी भी प्रकार से दुश्मनों का मुकाबला करने सक्षम है। पाकिस्तान जो हमारे वतन में है, ठीक है सर, धन्यवाद। ऐसी ताकतों को प्रश्रय दे रहा है, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के ओर से मैं एक शेर है, हम समुंदर है, Yes. हमें खामोश रहने दो। Yes. जरा मचल गया तो साल ले डूबेंगे। धन्यवाद सर। थैंक यू।